एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। तो कल हमने इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे जो भी हमारे डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज उसी का सेशन नंबर 2 है और आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो उनको रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हम एमसीक्यू वाइज रिविजन करते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम हमारे बहुत नज़दीक हैं, हमें क्वेश्चन के हिसाब से जो है अपने माइंड को फ्रेम करना है कि हमारी जो अप्रोच रहे वो रहे क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है, और उसका दूसरा बेनिफिट ये होता है कि कम टाइम में हम जो है उस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ एडिशनल फैक्ट भी साथ में ही याद कर लेते हैं जब हम उसको क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ते हैं और साथ में उसके आंसर को भी जो है एनालिसिस करके रिवाइज करते हैं। ठीक है जी, तो ये सेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली पटवारी, एक्साइज या फिर क्लर्क को, तो उन सब के लिए क्या है, अभिपीडिया जो कि पावर्ड है बाय अभिमन्यु आईएएस लेकर आया है एक कंप्लीट कोर्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट कंबाइंड कोर्स है तीनों ही एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपको कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। दैट इज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में अटैच्ड पीडीएफ रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी और एडिशनल एमसीक्यूज भी रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अगर आपको 3 ही एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और एडिशनल अगर आपको और एग्जाम भी टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी क्या रहेगा, यूजफुल रहेगा। आप इसमें क्या कर सकते हैं, अभी के लिए पंजाब पटवारी के लिए कैसे शुरू कर सकते हैं, जो भी आपके जो टॉपिक्स रह गए हैं आप उनको क्या है फोकस कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, पीडीएफ्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, साथ में पंजाब पटवारी के आप क्या करेंगे, जो भी आपकी टेस्ट सीरीज है वो लगा लेंगे। सेम गोज फॉर एक्साइज टैक्सेशन, उसके रिगार्डिंग जो आपके रह जाएंगे है ना टॉपिक्स, आप उनको फिर से रिवाइज कर सकते हो एग्जाम के पहले। और जो एक एडिशनल आपके पास वीक रहेगा उसमें आप एक्साइज टैक्सेशन के और जो है जो भी आपके टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद क्लर्क के लिए आपके पास टाइम है, तो आप उस टाइम में सारे ही कोर्स को क्या कर सकते हैं, अच्छे से दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। तो 1750 में आप काफ़ी अच्छे से तीनों ही एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। सिंगल रिसोर्स से बार बार आपको रिसोर्स भी चेंज नहीं करना पड़ेगा और सिंगल रिसोर्स जो होता है वो की रहता है हमारे रिवीजन में, जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट करते हैं उनके लिए। ठीक है जी, तो काफ़ी अच्छा प्लान है, आप इसके साथ जुड़ के जो है इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए क्या है फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द रोलिंग प्लान थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, तो जो रोलिंग प्लान थ्योरी है इसके बारे में कल भी हमने किया था। ठीक है, तो ये कौन से प्लान में आई थी और कौन से जो है प्राइम मिनिस्टर ने इनको इंट्रोड्यूस किया था, इसका क्या मीनिंग है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी राजीव गांधी, सी मोरारजी देसाई या डी नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो रोलिंग प्लान थ्योरी जो है वो कब आई थी, जब इंडिया 5 ईयर इकोनॉमिक प्लानिंग के जो है उनको फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो कौन से प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था, मोरारजी देसाई ने। ठीक है जी, जनता गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई जो है वो लेकर आई थी रोलिंग प्लान थ्योरी को। और कब लेकर आई थी, 1978 से 83 में जो है हमारा 6th 5 ईयर प्लान था वो रोलिंग प्लान थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड था। ठीक है, और अब रोलिंग प्लान थ्योरी है क्या। ठीक है, देखिए अगर हम 1978 की बात करें, ठीक है, पहले क्या होता था, जो भी हमारे डिफरेंट ईयर्स होते थे, 5 साल की जो है प्लानिंग है वो इकट्ठे कर ली जाती थी कि ये कुछ टारगेट्स रहेंगे, इनको अचीव करना है, इनके लिए बजट एलोकेशंस ये रहेंगी। ठीक है, बट रोलिंग प्लान में क्या था, हर साल जो है हमारे क्या करते थे, जो भी रिसोर्सेज है उनको भी जीरो कर दिया जाता था और जो भी हमारी फंड्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे टारगेट्स हैं उनको भी जीरो कर दिया जाता था। ठीक है, जो भी पहले के फंड्स थे वो भी जीरो और जो भी हमारे टारगेट्स थे वो भी जीरो। ठीक है, तो क्या होता था, नेक्स्ट ईयर में फिर से क्या होता था, हम देखते थे कि पर्टिकुलर सेक्टर की क्या है परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है, क्या उसने टारगेट्स अचीव किए हैं। ठीक है, अगर टारगेट्स नहीं अचीव किए तो उसके हिसाब से जो है फंड्स हैं वो क्या करते थे, चेंज कर दिए जाते थे। ठीक है जी, तो पहले अगर टारगेट्स अचीव्ड हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से अचीव्ड हैं तो फंड्स बढ़ा दो, अगर टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं तो फंड्स कम कर दो। तो रीएलोकेशन की जाती थी बोथ ऑफ द टारगेट्स एंड फंड की, ईच सेक्टर की। ठीक है, तो इसे बोलते थे रोलिंग प्लान। किसने इंट्रोड्यूस किया था, मोरारजी देसाई ने। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है रोलिंग प्लान का वो क्लियर है। आपको याद रखना है कौन से प्राइम मिनिस्टर ने, कौन से ईयर में और कौन से जो है 5 ईयर प्लानिंग में इसको लेकर आया गया था। ठीक है, तो 6th 5 ईयर प्लानिंग में इसको लेकर आया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेसल नॉर्म्स। ठीक है, तो बेसल नॉर्म 3 के बारे में कुछ हमें स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, अगेन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अगर हम इस तरह से रिवीजन कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट से ही क्या है
क्वेश्चन बन सकता है और सिंपल क्वेश्चन भी बन सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के ये नहीं सोचना है कि मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनका कंटेंट हर एक पंजाब एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। उसी हिसाब से ये क्वेश्चन लाए गए हैं, जो भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं डिफरेंट पंजाब एग्जाम में, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि बेसल 2 नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाय द कमर्शियल बैंक्स एम टू स्ट्रेंथन द रेगुलेशन, सुपरविजन एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑफ बैंक, ठीक है जी। तो जो बेसल नॉर्म है, ठीक है, जो कौन फॉलो करता है, कमर्शियल बैंक। किन के लिए है ये, कमर्शियल बैंक के लिए, ठीक है। और इनका एम क्या है, स्ट्रेंथन द बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, ठीक है, सुपरविजन करना और रिस्क को मैनेज करना, ठीक है। तो ये 3 एम्स हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, रिस्क ओरिएंटेड सुपरविजन इज वन ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ द बेसल 3 नॉर्म्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो रिस्क ओरिएंटेड सुपरविजन जो है वो बोल रहे हैं कि वन ऑफ द 3 पिलर्स है बेसल नॉर्म्स की, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी बोथ 1 एंड 2 या डी नन। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है इसकी वो है गलत, ठीक है। तो बेसल नॉर्म्स का एम यही है कि रेगुलेट करना, सुपरविजन करना और रिस्क मैनेजमेंट करना, बट जो 3 पिलर्स हैं उसमें जो है रिस्क ओरिएंटेड सुपरविजन नहीं आता है, ठीक है। तो बेसल नॉर्म अगर ओरिजिनली बोले जाएं तो ये इंट्रोड्यूस किए गए थे 1988 में, ठीक है जी। इंडिया ने अडॉप्ट किए थे 1999 में, ठीक है। और बेसल नॉर्म 3 जो था, ठीक है, ये कब आए थे, हमारे 2007-8 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके बाद जो है बेसल नॉर्म 3, मतलब कि सबसे पहले आए थे बेसल नॉर्म 1, फिर आए थे 2 एंड फिर आए थे 3। 1 कब आया था, 1988 में, क्लियर है। तो थर्ड आए थे आफ्टर द क्राइसिस ऑफ 2007 एंड 8, ठीक है। और 3 पिलर्स कौन से हैं बेसल 3 नॉर्म के, फर्स्ट इज मार्केट डिसिप्लिन, सेकंड इज सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस एंड थर्ड इज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ सिमिलर क्वेश्चन जो है सिंगल लाइनर में PSSB ने एग्जाम में पूछा था, ठीक है। इसलिए ये सब आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। किसी ना किसी एग्जाम में ये आपको बहुत हेल्प करके देगा, ठीक है। तो कौन से 3 पिलर्स हैं हमारे बेसल 3 नॉर्म्स के, मार्केट डिसिप्लिन, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस एंड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्लियर है। तो ये सारा बेसल 3 का आपको रिवाइज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मर्जिंग बैंक्स इन, ठीक है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कौन से साल में बनाया गया था, डिफरेंट बैंक्स को मर्ज करके, ठीक है। ए ऑप्शन है 1919, बी 1920, सी 1921 या डी 1922, ठीक है। तो इंपीरियल बैंक जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट बैंक है, इनफैक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना बैंक है, ठीक है। तो इसको कौन से साल में जो है डिफरेंट बैंक्स को मर्ज करके बनाया गया था, इसका करेक्ट आंसर है सी 1921, ठीक है जी। तो 1921 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को जो है मर्ज किया था। कौन कौन से, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स दैट इज बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास को जो है मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था, क्लियर है। कब, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है इंटरलिंक्ड हैं, अगर आप सारा रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई। नेक्स्ट हमारा इंपीरियल बैंक के बारे में पता होना चाहिए और एसबीआई के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसबीआई को कब एस्टैब्लिश किया गया था। ऑप्शन ए है 1955, बी है 1953, सी है 1956 या डी 1954, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है 1955 में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एंड एसबीआई है क्या है, हमारे इंटरलिंक्ड है। क्यों, क्योंकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही ट्रांसफॉर्म करके जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। और ये एक स्टैट्यूटरी बैंक है। उसके बाद जो है इंपीरियल बैंक को ही सब्सिक्वेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। तो इंपीरियल बैंक कब बना था, 1921 में, एंड एसबीआई कब बना था, 1955 में। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आरबीआई के बारे में भी आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लिबर आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट विच इंटरेस्ट रेट अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। तो अक्रॉस द ग्लोब जो हम एक लिबर रेट देखते हैं ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, ऑप्शन ए है ये लॉन्ग टर्म रेट्स को रिफ्लेक्ट करता है, बी मीडियम टर्म,
सी शॉर्ट टर्म या डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो लिबर रेट है जिसको हम बोलते हैं लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है, तो ये किस चीज़ के जो है रिफ्लेक्ट करता है, ये शॉर्ट टर्म रेट है, लॉन्ग टर्म रेट है या मीडियम रेट है, ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये एक शॉर्ट टर्म रेट है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और डिफरेंट इकोनॉमिक टर्म्स हैं, ठीक है, इनको भी रिवाइज करके जाना है। ऐसा नहीं है कि हमें से कुछ जो पुराना पढ़ते हैं, आरबीआई पढ़ लिया, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लिया, ठीक है, ये भी अगेन ऐसा ही क्वेश्चन प्री-ट्रिपल-एसबी ने पूछा था, इसलिए ये क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है कि ऐसे क्वेश्चन को देख के क्या है हमें कंफ्यूज ना हो, हम इसको भी रिवाइज करके जाएं और ऐसे क्वेश्चन भी जो है इजीली क्या है सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो द लंदन बैंक इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है, ये किस चीज़ का एक एवरेज रेट है, ये बैंक चार्ज करते हैं ईच अदर के, ठीक है, इंटर बैंक ट्रांसफर के लिए, जो एक बैंक दूसरे बैंक को क्या करता है ट्रांसफर देता है या फिर क्या करता है लेंडिंग देता है, उसके लिए जो रेट है वो बोलते हैं लिबर को या फिर लंदन इंटरबैंक रेट को, ठीक है। और ये जो है डेली इसको क्या किया जाता है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए यह क्या है एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है। क्लियर है जी। तो लिबर के बारे में क्या याद रखना है कि ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है इंटर बैंक ट्रांसफर्स के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें इसमें से बताना है कि करेक्ट जो है कोड कौन सा है, ठीक है। आरबीआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा टॉपिक रहता है, जो भी अगर हम एग्जाम दे रहे हैं ना उसके लिए आरबीआई में से जो है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बहुत चांसेस है, मतलब 90% चांसेस है कि इकोनॉमिक्स में अगर आएगा तो आरबीआई का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ठीक है। तो आरबीआई के टॉपिक को क्या करना है, बहुत ही अच्छे से रिवाइज करके जाना है। आरबीआई के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि उसके एस्टेब्लिशमेंट के लेकर, उसके फंक्शंस को लेकर आते हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी एक्ट्स को लेकर आते हैं, और कौन से आते हैं उसके फंक्शन तो किए थे, कौन कौन सी उसकी जो है पॉलिसीज़ हैं उसको लेकर आते हैं, क्या कौन कौन से इंटरेस्ट रेट होता है, क्या फंक्शंस है इन रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है। तो आरबीआई का कंप्लीट टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ द रिजर्व बैंक्स पॉलिसी फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट आर सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो आरबीआई की फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है उसके 3 बेसिक पैरामीटर क्या हैं, सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है कि आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि आरबीआई क्या है हमारी इंडिया में मॉनेटरी रिजर्व की कस्टोडियन है जो कि उनको संभालती है, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, A1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ या D नन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा C, दोनों ही स्टेटमेंट है जो वो बिल्कुल करेक्ट है। आरबीआई जो है वही कस्टोडियन है डिफरेंट जो है मॉनेटरी रिजर्व, जैसे कि SLR, CRR, ठीक है, इन सबको क्या देखती है आरबीआई ही देखती है। और फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को भी देखती है, ठीक है। उन रिजर्व्स को कौन मैनेज करती है, आरबीआई, और कौन से इसके 3 पैरामीटर हैं, सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे सिंपली ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द 3 जो आपके है ना 3 पैरामीटर फॉर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ठीक है, 3 पैरामीटर फॉर द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मैनेजमेंट, ठीक है, आरबीआई के। तो सिंपली आपको सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न ऑप्शन में दिया जा सकता है, इसके साथ और रिस्क दिया जा सकता है ऑप्शन, फिर लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स, ठीक है, ऐसे करके। तो आपको याद रखना है कि सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स आर द 3 जो है बेसिक पिलर्स हैं आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के। क्लियर है। तो आंसर है इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच एक्ट हैज़ गिवन द कंट्रोल एंड सुपरविजन पावर्स टू आरबीआई ओवर द कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था कि आरबीआई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके रिगार्डिंग डिफरेंट क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी एक्ट के अंदर जो है आरबीआई कंट्रोल एंड सुपरविजन को देखती है डिफरेंट कमर्शियल बैंक की, ठीक है। जो भी इसके अंदर कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी कंट्रोल एंड जो भी सुपरविजन है वो कौन सी एक्ट के अंदर आरबीआई जो है देखती है, ठीक है। ऑप्शन ए है आरबीआई एक्ट 1934, बी बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949, सी बोथ ए एंड बी, या डी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1960, ठीक है जी। तो इसका आंसर देखते हैं, आरबीआई कौन सी एक्ट के अंदर देखती है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर भी देखती है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 है, इन दोनों एक्ट के अंदर ये जो है आरबीआई वो कमर्शियल बैंक्स का सुपरविजन एंड कंट्रोल जो है वो देखती है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है जी। तो देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 है, ठीक है, वो तो स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो स्पेसिफिकली क्या करता है, एम्पावर करता है कि आरबीआई के पास क्या है, अथॉरिटी है किस चीज़ की, टू इंस्पेक्ट एंड सुपरवाइज अ कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है एंड सुपरवाइज कर सकता है कमर्शियल बैंक्स को।
इसीलिए क्या है जो आरबीआई है वो डिफरेंट क्या लेके आता है, पॉलिसीज़ लेके आता है, या फिर जो है इंटरेस्ट जो भी इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको चेंज करता है, और वो क्या होते हैं फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं इनटू द इकोनॉमी थ्रू कमर्शियल बैंक्स ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ आरबीआई अंडर द अगर आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैंने देखा है कि इन फंक्शंस में से ही 3 से 4 क्वेश्चन मैंने डिफरेंट पंजाब जो है एग्जाम्स हैं उनमें देख लिए। ठीक है, अभी बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कैसे। ठीक है, इसी फंक्शन में अगर देखें तो बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन जो है एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है अंडर द 1934 एक्ट। उसके साथ साथ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ एनबीएफसीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ये भी किसका फंक्शन है, आरबीआई का। ठीक है, ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने देखा था अगर मैं डिफरेंट क्वेश्चंस की बात करूँ तो आरबीआई के रिगार्डिंग फंक्शंस के ऊपर से ही कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है, दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट फंक्शन किसका फंक्शन है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और डेवलपमेंट किस जो है ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है। ऑप्शंस में आरबीआई, एसबीआई जो है, नाबार्ड, ऐसे डिफरेंट आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरा मैंने देखा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इसका अभी हमने लास्ट किया ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में पहला जो था कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कौन सी पॉलिसीज हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हो गया। तो ऐसे ही मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। तो ये सारे फंक्शंस को आपको क्या है अच्छे से रिवाइज कर लेना है। एक सिंगल जो आपका क्वेश्चन है इन्हीं फंक्शंस में से, फंक्शंस ऑफ आरबीआई अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से फंक्शंस है साथ में हम देख लेते हैं। फर्स्ट है बैंकिंग फंक्शंस। ठीक है, नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन तो आरबीआई करती ही है। नेक्स्ट है इशू ऑफ बैंक नोट्स जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक्सेप्ट ₹1 का जो है नोट एंड कॉइन्स जो है, बाकी सब जो बैंक नोट्स हैं वो कौन इशू करती है, आरबीआई। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो है अपनी इकोनॉमी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, किसके लिए, टू इंश्योर ग्रोथ एज वेल एज क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। नेक्स्ट है पब्लिक डेट फंक्शंस, जो भी गवर्नमेंट के डेट मैनेज करती है वो कौन करती है, आरबीआई। क्लियर है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं उसको मैनेज करना आरबीआई का फंक्शन है, और आरबीआई इस चीज़ को भी इंश्योर करती है कि उन जो रिजर्व्स है उसको कैसे इन्वेस्ट करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया बैंकिंग रेगुलेशन, सभी कमर्शियल बैंक्स को क्या करना है, रेगुलेट करना है। नेक्स्ट आ गया और उनके लिए साथ साथ में जो भी रूल्स वगैरह हैं वो क्या है उनको देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ द एनबीएफसीज कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड मनी मार्केट। ठीक है, तो मनी मार्केट और डेरिवेटिव्स के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिससे क्या है मनी मार्केट या फिर जो भी हमारी लोन मार्केट है उससे जो भी पैसा रेज किया जाता है उसको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई ही रेगुलेट करती है। ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट फंक्शन को देखती है। ठीक है, इसी पेमेंट और सेटलमेंट फंक्शन के कारण हम क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट बैंक ट्रांसफ़र कर पाते हैं, नेफ्ट जो होती है हमारी। ठीक है, तो ये सब क्यों होती है, क्योंकि आरबीआई ने इसके लिए क्या किया है, प्रॉपर जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और साथ में रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए हैं। ठीक है जी। साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो देखती है कि बैंकिंग सर्विसेज जो भी बैंक्स दे रहे हैं वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करें। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, मीन्स जो हमारे इंडिया का लोएस्ट स्ट्रेटा है वो भी क्या है इस बैंकिंग जो है सर्कल के अंदर आता है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो है पॉलिसीज लेकर आती है और डेवलपमेंट करती है बैंक्स का डिफरेंट जो भी हमारे बैकवर्ड सेक्टर्स हैं उनमें भी। क्लियर है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं आरबीआई के, मैंने एक बार इसलिए रिवाइज करवाए क्योंकि इसमें से बहुत जो है सिंपल क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है कि इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू ट्रैक द इंडियाज कैशलेस इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडिया का जो कैशलेस इकोनॉमी का प्रोग्रेस है उसको जो मेजर करने के लिए कौन सा इंडेक्स है। ठीक है, सबसे पहले यही हो गया कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है जो मेजर करता है कि इंडिया में कैशलेस इकोनॉमी की प्रोग्रेस क्या है। ठीक है, इसको कौन रिलीज करती है ये बताना है। ऑप्शन ए है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। ठीक है, कौन सा इंडेक्स रिलीज करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ठीक है जी, और इसका क्या एम है कि जो भी कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इकोनॉमी में उनमें कितनी प्रोग्रेस चल रही है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको क्या है 2020 में रिलीज किया गया था। क्लियर है। तो यही सब आपको क्या करना है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एज पर बजट 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर अ टैक्स पेयर चार्टर। ठीक है, तो बजट 2020 में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई थी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कि एक टैक्स पेयर चार्टर बनाया जाएगा। ठीक है, तो उस बजट में ये किस ऑर्गेनाइजेशन की जो है ड्यूटी दी गई थी टैक्स पेयर चार्टर को प्रिपेयर करने की। ठीक है,
ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, बी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सी CBDT एंड डी CBIC। ठीक है जी। सबसे पहले जो भी ऐसी कुछ रहेंगी आपकी टर्म्स, उनकी आपको फुल फॉर्म जो है वो रिवाइज करके जानी है। क्लियर है? तो सी हमारी क्या होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। और जो CBIC है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ठीक है। तो किसको टैक्स पेयर चार्टर बनाने की ड्यूटी दी गई थी बजट में? ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को क्या है, ड्यूटी दी गई थी टैक्स पेयर चार्टर को बनाने की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ठीक है। तो जो नाबार्ड है इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको, इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है ये भी आपको रिवाइज करना है। अगर आप इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे आपकी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि लिखने से हमें अच्छे से रिवाइज होता है, उसके साथ साथ आप इन्फॉर्मेशन शेयर भी करते हैं। ठीक है। सो आई होप आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे कि RBI की, जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि RBI की जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो कौन से ईयर में हुई है और कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुई थी। ठीक है। 2 क्वेश्चन ये, और नाबार्ड की फुल फॉर्म और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर। ठीक है। और कौन सी जो है कमेटी ने रिकमेंड किया था नाबार्ड को? ऑप्शन ए है बी शिवाराम कमेटी, बी टंडन कमेटी, सी तलवार कमेटी, या डी नन ऑफ द अबव। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि नाबार्ड की जो रेकमेंड की थी जिस कमेटी ने एस्टेब्लिशमेंट, वो है बी शिवाराम कमेटी। क्लियर है? तो आंसर है हमारा ए। तो इसके साथ साथ देखिए इसमें एक क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया कि कौन से ईयर में इस्टेब्लिश की थी। ठीक है। आई डोंट वांट टू कि मैं ये स्लाइड खोलूं, पर ठीक है खोल दी है। तो 1982 में जो है नाबार्ड को क्या है, इस्टेब्लिश किया गया था। क्लियर है? और इसकी फुल फॉर्म को आपको कमेंट सेक्शन में ही बताना है अगर आपने इस आंसर को अभी नहीं पढ़ा था तो। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ठीक है। RBI बहुत ही मेजर टॉपिक बनता है, उसके साथ साथ सभी बैंक्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस थे मैंने इसमें जो है इनकलकेट करने की कोशिश की है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, और जो भी आप डिफरेंट पंजाब गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी पीडिया के साथ जुड़ के सिंप्लीफाइड वे में एक जो है अच्छे कंटेंट के साथ अपनी प्रिपरेशन काफ़ी इजीली कर सकते हैं। कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।